Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to VTV Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं Apple TV Plus मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज शाइनिंग गर्ल्स को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी. इस सीरीज की क्रिएटर हैं सिल्का लुइजा. इस टीवी सीरीज की मेन लीड रोल हैं एलिजाबेथ मोस. शाइनिंग गर्ल्स टीवी सीरीज बेस्ड है 2013 बेस्ट सेलिंग नॉवेल द शाइनिंग गर्ल्स पर, जिसकी ऑथर हैं लॉरेन ब्यूक्स. शाइनिंग गर्ल्स की कहानी इस प्लॉट के इर्द गिर्द घूमती है. एक न्यूज़पेपर आर्काइविस्ट कैबी मैसड्रिकी बहुत बुरे तरीके से फिजिकली असॉल्ट होती है. कैबी इस वायलेंस ट्रॉमा से सफ़र कर रही होती है. उसी के रहते हुए एक औरत का बेरहमी से कत्ल हो जाता है. अब पुलिस का मानना था कि उस मर्डर और कैबी के असॉल्ट में बहुत सारी चीज़ें सेम हैं. इससे कैबी को रियलाइज होता है कि किलर अभी भी अपना क्राइम कर रहा है. अब किलर का पता लगाने के लिए कैबी क्राइम रिपोर्टर डैन विल्स की मदद करती है. जब डैन और कैबी किलर की तलाश में होते हैं, वहाँ कैबी को अंदाजा था कि ये दोनों किसी आम किलर से डील नहीं कर रहे हैं. ये किलर टाइमलाइन कंट्रोल कर सकता था. ट्रस्ट मी गाइस, इस सीरीज की कहानी बहुत डिफरेंट और अमेजिंग है, इसीलिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा. और गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. शाइनिंग गर्ल्स एप्पल टीवी प्लस पर प्रीमियर हुई अप्रैल 29, 2022 में. IMDb पर शाइनिंग गर्ल्स को मिले हैं 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10. शाइनिंग गर्ल्स को गूगल यूजर ने 87% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट. दिस सीरीज शुरू होती है एपिसोड कट लाइन से 1964 में. एक मिस्टीरियस आदमी एक टीनएजर गर्ल को एक ब्लू पोनी गिफ्ट करता है. फिर सीन मूव होता है 1992 में. कैबी शिकागो में रहती थी और कैबी अपने असॉल्ट ट्रॉमा से सफ़र कर रही थी और साथ ही साथ कैबी को लग रहा था कि उसके आसपास की दुनिया चेंज हो रही है. इसी वजह से कैबी अपने जर्नल में हर सिंगल डिटेल लिख रही थी. उसी के साथ रहते हुए एक क्राइम रिपोर्टर डैन एक डेड वुमेन जूलिया के मर्डर केस पर काम कर रहा होता है. जूलिया की बॉडी पुलिस को एक पाइपलाइन से मिली थी और जूलिया 2 साल से मिसिंग थी. कैबी डैन के साथ ही सन टाइम्स न्यूज़पेपर में काम करती थी एज ए आर्काइविस्ट. एक दिन कैबी केस के डिटेक्टिव कैबी को बताता है कि जैसे क्रॉस पैटर्न्स असॉल्टर ने कैबी की बॉडी पर छुरे से बनाया था, वैसे ही सेम क्रॉस पैटर्न जूलिया की बॉडी पर भी है और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी इन दोनों केसेस में. अब कैबी खुद से डिसाइड करती है कि वो इस केस पर काम करेगी क्योंकि कैबी और जूलिया का केस बहुत मिलता जुलता था. इस इन्वेस्टिगेशन में कैबी की मदद करता है डैन और 2 मेडिकल एग्जामिनर्स का कहना था कि जिस तरह के निशान जूलिया की बॉडी पर मिले हैं उसी तरह के मार्क्स कैबी की बॉडी पर भी हैं. अब सब बातों को जानने के बाद डैन डिसाइड करता है कि वो कैबी को एज अ सोर्स बनाकर न्यूज़पेपर में आर्टिकल प्रिंट करेगा. सेकेंड एपिसोड एवरग्रीन शुरू होता है किलर हार्पर कर्टिस से. हार्पर ने जूलिया को पहले कुछ अरसे से सिर्फ फॉलो किया होता है और फिर 1990 में उसका मर्डर किया होता है. अब 1992 में डैन और कैबी इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे. इसके साथ साथ कैबी को फील हो रहा था कि उसके आसपास की रियलिटी हर वक्त बदल रही थी. कैबी को पता चलता है कि किलर ने जूलिया की बॉडी में कोई चीज़ छोड़ी थी, जैसे उसने कैबी की बॉडी में मैच बॉक्स छोड़ा था. कैबी डैन से अपनी मेंटल कंडीशन को डिस्कस करती है, जिस पर डैन उसको सपोर्ट कर रहा था. कैबी और डैन जाते हैं जूलिया की मेमोरियल में. वहाँ कैबी को एक कॉल रिकॉर्ड मिलता है जिसमें किलर की वॉइस थी. अब कैबी पहचान जाती है कि ये वॉइस उसके असॉल्टर की है. मतलब कैबी और जूलिया का असॉल्टर एक ही बंदा था. वहीं हार्पर डैन से जूलिया केस के बारे में मालूमात करने की कोशिश कर रहा था. सीरीज में दिखाते हैं कि हार्पर एक मिस्टीरियस और क्रीपी से घर में रहता था. एपिसोड 3 ओवरनाइट शुरू होता है. डैन और कैबी न्यूज़पेपर्स के थ्रू पिछले 25 ईयर्स पहले के मर्डर रिकॉर्ड्स निकाल रहे थे और कैबी उन लड़कियों के नाम हाईलाइट कर रही थी जिनका केस कैबी और जूलिया केस से मिलता था.
डैन के पुलिस में अच्छे ताल्लुकात थे, इसीलिए इन मर्डर केसेस के रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं इन दोनों को। रिकॉर्ड्स के अंदर सब कुछ सेम था जो कैबी और जूलिया के केस में था। इवन बॉडी स्कर्ट्स मार्क्स सब सेम थे। लेकिन किलर जो चीज़ें बॉडीज के अंदर छोड़ता था वो विक्टिम्स की नहीं थी। जैसे एक बॉडी में से कीज मिली थी जो एक लोकल ऑब्जर्वेटरी लड़की की थी। जब कैबी बॉडी से मिलने वाली चीज़ों को एग्जामिन कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि इन केस पर लोकल ऑब्जर्वेटरी लोगो है। इसका मतलब था कि ये कीज किसी लोकल ऑब्जर्वेटरी मेंबर की थी। कैबी जाती है लोकल ऑब्जर्वेटरी को विजिट करने कि आखिर ये कीज किसकी हैं। वहाँ से कैबी को पता चलता है कि ये कीज एक ऑब्जर्वेटरी मेंबर जिन सोक की हैं। जिन सोक एक यंग वुमेन थी जो ऑब्जर्वेटरी में काम करती थी। जब कैबी जिन सोक को उन केस की फोटोज दिखाती है तो जिन सोक एडमिट करती है कि कुछ दिनों पहले उसकी लॉकर कीज खो गई थी। वो विक्टिम 1972 में मारी गई थी और ये कीज 1972 में मिली थी उस विक्टिम की बॉडी से। अब कैबी शॉक थी कि जिन सोक की कीज कुछ दिनों पहले ही खो गई थी, लेकिन ये कीज 1972 में कैसे मिल सकती हैं। एक्चुअली ये ऑडियंस को ये मालूम चल जाता है कि हार्पर टाइम ट्रैवलर था। इस शो की ओपनिंग सीन में हार्पर जिस छोटी बच्ची से मिला था वो कैबी थी जो 1964 में टीनेज थी। जब कैबी बड़ी हुई उस वक्त भी हार्पर की एज वही थी जो 1964 में थी जब कैबी टीनेजर थी। यही सबूत था कि हार्पर टाइम ट्रैवल कर सकता था और वो क्राइम सीन्स या बॉडी के अंदर अपने नेक्स्ट विक्टिम या प्रीवियस विक्टिम की चीज़ें छोड़ देता था। इससे उसका खास कनेक्शन बन जाता था अपने विक्टिम्स के साथ। एपिसोड 4 एट्रीब्यूशन शुरू होता है। एक डेड बॉडी मिलती है 1972 में। फिर टाइमलाइन चेंज होती है 1974 में एक डेड बॉडी बॉयलर से मिलती है। फिर 1984 में एक डेड बॉडी पार्किंग लॉट से मिलती है। 1986 में हार्पर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ कैबी को आईसीयू में रखा था। हार्पर कैबी को मारने गया था लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका और कैबी लकीली बच गई। प्रेजेंट टाइमलाइन में डैन अपने बॉस एबी पर गुस्सा था क्योंकि डैन इस स्टोरी पर अब पूरा ऑफिस काम कर रहा था। कैबी डैन को बताती है जिन सोक और उसकी मिसिंग कीज का मिलना 1974 में। डैन कैबी को भेजता है टेप्स रिसीव करने के लिए। ये वही टेप्स थी जो कैबी को जूलिया के घर से मिली थी। साउंड एडिटर के पास कैबी जूलिया की 911 कॉल सुनती है। उस टेप की आवाज़ ख़राब और इको हो रही थी। साउंड एडिटर का कहना था कि हो सकता है कि वायर या कनेक्शन में कोई इश्यू हो, लेकिन कैबी जब बिना एको की टेप सुनती है तो कैबी को ऐसा महसूस होता है कि ये रिकॉर्डिंग जूलिया की असल 911 कॉल के साथ चल रही है। इसीलिए इस रिकॉर्डिंग में 2 आवाज़ें हैं। हार्पर इतनी टाइमलाइन चेंज कर रहा था जिससे उसे कुछ चीज़ें याद ही नहीं रहती थी। जब हार्पर 1992 में 2B अपार्टमेंट जाता है कैबी को मारने के लिए, लेकिन उस टाइमलाइन में कैबी 3B अपार्टमेंट में रह रही थी। अब हार्पर जिन सोक को धमका रहा था कि वो जूलिया केस से दूर रहे। उसी रात कैबी पहुंचती है जिन सोक के घर और उससे हार्पर के बारे में सब बता देती है। अब वहाँ भी हार्पर इन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहा था। जिन सोक का कहना था कि उसे कोई अजीब कॉज नहीं आ रही हैं। कैबी जिन सोक को समझाती है कि वो कम से कम घर से बाहर निकले या वो अपनी सेफ्टी के लिए कोई वेपन रखे। जिन सोक कैबी से पूछती है कि किलर ने उसके अंदर क्या छोड़ा था। इस पर कैबी बताती है कि B बार की मैच बॉक्स, जबकि वो बार अब एग्जिस्ट करता ही नहीं था। कैबी जिन सोक को अपनी मिसिंग कीज के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। कैबी उस बार में जाती है। वहाँ हार्पर कैबी पर अटैक कर देता है, लेकिन कैबी सरवाइव करती है और हार्पर का फेस देख लेती है। एपिसोड 5 स्क्रीमर में कैबी स्ट्रगल की वजह से जख्मी हो गई थी। कैबी वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और वो हार्पर का स्केच बनवाना चाहती थी, लेकिन स्केचर कैबी को सीरियस नहीं ले रहा था क्योंकि ये बंदा पुलिस को मिला नहीं था और पुलिस की तरफ से ये केस हाईलाइट नहीं किया गया था। लेकिन खैर कैबी हार्पर का हर जगह पर स्केच वायरल कर देती है। डैड जब हार्पर का स्केच देखता है उसे याद आता है कि ये वही बंदा है जो जूलिया के घर के बाहर जूलिया के बारे में पूछ रहा था। जब कैबी डैन को बताती है कि हार्पर टाइम ट्रैवल कर सकता है, इवन वो प्रेजेंट में भी रह सकता है और वो हर वक्त हमें फॉलो करता रहता है,
और कैबी की रियलिटी कैसे चेंज हो रही है। लेकिन ये सब बातें डैन की समझ से बहुत दूर थी। डैन और कैबी जाते हैं केयर होम। उधर जूलिया अपने क्लाइंट से मिलने आती थी। जब कैबी वहाँ सॉफ्ट बोर्ड पर हार्पर का स्केच स्टिक करती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान जाती है और उसका कहना था कि ये आदमी यहाँ एक पेशेंट लियो से मिलने आता है। लियो का अल्जाइमर था। डैन और कैबी लियो में इंटरेस्ट ले रहे थे अबाउट टू हार्पर। केयर होम में हर रूम पेशेंट के हिसाब से थे। जो मेमोरी पेशेंट की सबसे ज़्यादा कीमती थी, रूम उसी तरह से डिज़ाइन किया गया था। लियो का रूम 1910 जैसा था जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। लियो के रूम में वर्ल्ड वॉर 1 के मेडल्स थे। अब कैबी और डैन लियो से हार्पर के बारे में इन्फो लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लियो बिल्कुल खामोश था। डैन लियो का रूम चेक कर रहा था कि हार्पर के बारे में कोई इन्फो मिल जाए और कैबी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। कैबी लियो से झूठ बोलती है कि हार्पर उसके बीच के सीक्रेट्स कैबी को पता है, जिस पर लियो डर के मारे उसे VHS टेप देता है और लियो का कहना था कि कैबी हार्पर को इस बारे में नहीं बताए। डैन और कैबी जब वो टेप चलाते हैं, उसमें एक लड़की थी। एपिसोड 6 ब्राइट की स्टार्टिंग में हमें दिखाता है एक लड़की क्लैरा पैंक रॉक परफॉर्मेंस दे रही होती है। फिर शो शिफ्ट होता है 1918 फ्रांस में, जहां हार्पर एक सोल्जर था और उसके साथ लियो भी एक सोल्जर था। हमें यह पता चलता है कि हार्पर हमेशा से खबीस रहा था। जब वॉर के दौरान एंथ्रेक्स गैस छोड़ी जाती है, वहाँ हार्पर अपने फॉलो सोल्जर का मास्क उतारकर पहन लेता है, जिससे उसका फॉलो पार्टनर मर जाता है। इसी वक्त क्लैरा अपना परफॉर्मेंस दे रही होती है। वहीं हॉल में क्लैरा हार्पर को देखती है और वो ग्रीन रूम में चली जाती है। अब वह हार्पर और क्लैरा की गुफ्तगू होती है, जिससे ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हार्पर को क्लैरा पर क्रश था, लेकिन क्लैरा हार्पर को सिर्फ अपना क्लोज फ्रेंड मानती थी। अब हार्पर हर आम बंदे की तरह क्लैरा से अपनी फीलिंग शेयर करता था, लेकिन क्लैरा हर बार टॉपिक चेंज कर देती थी। अब ये दोनों जाते हैं एक ओल्ड वुमेन के घर कुछ वैल्यूएबल चीज़ें चुराने। अब जब ये दोनों चीज़ें चुरा लेते हैं, वहीं बीप बजना शुरू हो जाती है। अचानक क्लैरा को ओल्ड वुमेन के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो चले जाती है वहाँ से। लेकिन हार्पर को वहाँ से डिजिटल वॉच मिलती है। हार्पर हैरान था, इसीलिए वो ओल्ड वुमेन पर तशद्दुद करता है और पूछता है कि ये वॉच कहाँ से आई। वहीं टेबल पर ओल्ड वुमेन के हस्बैंड की फ़ोटो होती है। हार्पर ओल्ड वुमेन से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है, लेकिन वो हार्पर की बात का कोई जवाब नहीं देती। अब हार्पर वापस क्लैरा के पास आता है। अब ये नहीं पता था कि हार्पर ने वुमेन को मार दिया, लेकिन उसने कुछ तो बुरा किया था। नेक्स्ट डे हार्पर लियो के साथ ओल्ड वुमेन के हस्बैंड की फ़ोटो के पीछे के एड्रेस पर जाता है। वहाँ ये दोनों देखते हैं कि घर बहुत ही ऑर्डिनरी सा था। घर को अंदर से पहली बार देखने पर वहाँ बहुत सारी कीमती चीज़ें पड़ी हुई थी। जब ये दोनों घर में घुसते हैं, घर की लाइट ऑटोमेटिकली ऑन होती है, जैसे कि घर के अंदर कोई सोर्स हो। अब की जितनी भी चीज़ें थी वो इस घर के असल टाइम ट्रैवलर की थी, जिसने हर टाइमलाइन के हिसाब से चीज़ें कलेक्ट की हुई थी। हार्पर को बदकिस्मती से ओल्ड वुमेन का हस्बैंड मिल जाता है और उसका भी हर टाइम ट्रैवलर की तरह सवाल होता है, अब क्या डेट और टाइम है। टाइम ट्रैवलर को लगता है कि हार्पर और लियो ये घर उससे छीनने के लिए आए हैं, इसीलिए वो घर से बाहर भागता है। लेकिन वो एक कार से हिट हो जाता है और वो कार 40s की होती है। खैर हार्पर ये घर क्लैरा को दिखाता है और ये दोनों फ्लोर पर लेटकर फानूस को देख रहे होते हैं। अचानक फानूस का कलर चेंज हो जाता है। इससे मालूम चलता है कि ये घर एक्चुअली में टाइम ट्रैवल मशीन है। हार्पर क्लैरा को कहता है कि वो कोई एयर या डेट सोचे तो वो दोनों वहाँ जा सकते हैं। क्लैरा अपने डेट ऑफ बर्थ सोचती है। इस पर हार्पर उससे मना करता है कि वो पास में नहीं जाएगा और क्लैरा कोई फ्यूचर डेट सोचे। असल में हार्पर को पता था कि अगर वो पास में जाएगा तो वो पास में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। क्लैरा और हार्पर जाते हैं 90s की टाइमलाइन में। वहाँ से आने के बाद लियो हार्पर पर गुस्सा होता है कि हार्पर ने क्लैरा को इस घर के बारे में क्यों बताया। खैर अब के जाते हैं 80s की टाइमलाइन में। ये वही ऑडिटोरियम था जहाँ क्लैरा परफॉर्म करती थी।
वहाँ क्लेरा और हार्पर को कैबी मिलती है। कैबी पंक रॉक ऑडिटोरियम में अपनी मदर रिचल के साथ काम करती थी। क्लेरा बहुत कोशिश करती है कि हार्पर कैबी को अप्रोच करे, लेकिन हार्पर सिर्फ क्लेरा को पसंद करता था। क्लेरा हार्पर को छोड़कर लियो के पास जाती है। वहाँ लियो क्लेरा को बताता है कि हार्पर एक झूठा इंसान है। जैसे कि वो पेरिस गया था, वहाँ उसका लड़कियों से मिलना और वो रुमाल जो हार्पर ने क्लेरा को गिफ्ट किया था। एक्चुअली वो पेरिस का रुमाल हार्पर ने अपने फॉलो सोल्जर को मार कर लिया था। लियो हार्पर का और सच बताता उससे पहले हार्पर वहाँ आ जाता है और वहाँ सीन कट हो जाता है। जो VHS टेप में लड़की थी वो क्लेरा ही थी। हार्पर क्लेरा की परफॉर्मेंस शूट कर रहा था। जब हार्पर पेरिस का झूठ कन्फेस करता है क्लेरा से, वो गुस्से में आकर शूट बंद कर देती है। हार्पर क्लेरा पर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेरा उसे खुद से दूर करती है। अचानक हार्पर गुस्से में आकर सच उगल देता है कि वो टाइम ट्रैवल की वजह से बहुत बार सोया है क्लेरा के साथ, क्योंकि क्लेरा तो हार्पर को कभी जानती ही नहीं थी। अब क्लेरा के दिल में फीलिंग्स डालने के लिए उसने टाइम मशीन का सहारा लिया, लेकिन किस्मत तो किसी टाइम मशीन की मोहताज नहीं, इसीलिए क्लेरा उसकी अच्छी दोस्त बन गई। लेकिन हार्पर के लिए उसके दिल में फीलिंग्स नहीं थी। हार्पर क्लेरा पर असॉल्ट करता है और उसको वहाँ मार देता है। हार्पर ने अब कैबी पर नज़र रखना शुरू की और हार्पर एक वियर्ड लूज़र था। वो सिर्फ लड़कियों के साथ हुकअप करने के लिए टाइमलाइंस चेंज करता था और वो फिर लड़कियों को डराता था और फिर बाद में उनको कत्ल कर देता था। एपिसोड 7 ऑफसेट शुरू होता है और ये एपिसोड खुद एलिजाबेथ मॉस ने डायरेक्ट किया है। कैबी रिवील करती है कि जब से हार्पर ने उस पर अटैक किया है, उस दिन के बाद से उसकी मेमोरी अनस्टेबल और रियलिटी उसके लिए बदलती रहती है। उसी दिन कैबी अपनी मदर रिचल को बताती है कि उसे बेलैंड में चांस मिल गया है। रिचल खुद एक सिंगर थी, इसीलिए उसे जाना पड़ता है। कैबी अपने डॉग के साथ बीच पर जाती है, वहीं हार्पर उस पर अटैक कर देता है। कैबी ये सब जिनसुक को बता रही थी। अचानक डैन की कार चेंज हो जाती है। जिनसुक को पता था कि हार्पर ने उसे किसी टाइमलाइन में मार दिया है। कैबी का कहना था कि जिनसुक की टाइमलाइन में वो मर चुकी है, लेकिन इस टाइमलाइन में वो नहीं मरी है। कैबी, डैन और डैन का बेटा फ्रेडी क्लेरा की वीडियो टेप देखते हैं। उस टेप में हार्पर टेनिस का नाम लेता है। टेनिस एक जगह थी जहां क्लेरा डांसर थी। खैर, डैन और कैबी जाते हैं पोर्क स्टोर। वहां कैबी नोट करती है कि जिस तरह से वहां वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसी तरह के पैटर्न से हार्पर विक्टिम की बॉडीज पर चीरता था। अब वहाँ का मैनेजर डैन और कैबी को स्टोर की एक अलग जगह पर लेकर जाता है। मैनेजर के भाई ने यहाँ क्लेरा की डेड बॉडी देखी थी 1920 में। कैबी का कहना था कि क्लेरा की मौत इस सुनसान जगह क्यों हुई है। हार्पर सिर्फ क्लेरा को मारना नहीं चाहता था, वो उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता था, जैसे उसने कैबी को एक डर्टी से बीच पर तड़पने के लिए छोड़ दिया था। अब चीज़ें चेंज होती जा रही थीं और पोर्क शॉप एक स्टोरेज रूम बन गया था। वहाँ मैनेजर कैबी और डैन को शॉप हिस्ट्री दिखाते हैं। उस शॉप के एम्प्लॉयज आईडी कार्ड्स में क्लेरा के साथ हार्पर का नाम भी लिखा था। कैबी का वेट करते हुए डैन और फ्रेडी को ऑडिटोरियम एड्रेस मिलता है जहाँ क्लेरा परफॉर्म करती थी। वहीं फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया था कि जिनसुक टेलीस्कोप रूम जाती है और हार्पर उसे वहाँ मार देता है। अब ऐसा ही होता है, जब जिनसुक टेलीस्कोप रूम जाती है, वहाँ हार्पर के आने से पहले कैबी आकर जिनसुक को वहाँ सेव कर लेती है। डैन ऑडिटोरियम जाता है और हार्पर वहाँ आकर डैन को मार देता है, लेकिन डैन हार्पर के पास से कोई चीज छीन लेता है। इस टाइमलाइन में हार्पर को जिनसुक को नहीं मारना था, बल्कि वो डैन को मार देता है। जब जिनसुक अपने सेमिनार में वापस जाती है, उसमें कीनोट स्पीकर कोई और होता है। मतलब अब जिनसुक की रियलिटी भी चेंज होने लग गई थी। इस सीरीज का लास्ट एपिसोड 30 स्टार्ट होता है एक लेक व्यू शिकागो 1848 में। ओल्ड वुमेन का हस्बैंड पहली बार टाइम ट्रैवल मशीन हाउस में गया था। उस घर में उसे एक बंदे की डेड बॉडी मिलती है जिसने सुसाइड की थी और उसके सुसाइड नोट में लिखा था ऑल योर्स। अब ये स्ट्रेंजर उसकी बॉडी घर से बाहर निकाल देता है। सीन कट होता है। कैबी और जिनसुक की रियलिटी चेंज हो गई थी। एक्चुअली ये दोनों हार्पर के विक्टिम्स थे और ये किसी और टाइमलाइन में मारे जा चुके थे। इसीलिए हार्पर की एबिलिटी उनकी रियलिटी को हर वक्त चेंज कर रही थी।
खैर कैबी जिनसुक को समझाती है कि वो अब रियलिटी के साथ कोऑपरेट करे, लेकिन जिनसुक को इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना था। कैबी जाती है डैन के घर, वहाँ डैन रहता ही नहीं था। जब कैबी सन्स टाइम जाती है, कैबी हैरान थी कि कैबी वहाँ की रिपोर्टर बन गई थी, लेकिन उसको इस बात की खुशी के साथ गम भी था। खुशी इस बात की थी क्योंकि कैबी को हमेशा से रिपोर्टर बनने का शौक था, और गम इस बात का क्योंकि वो रिपोर्टर डैन की जगह पर बनी थी। अचानक कैबी को पता चलता है कि डैन का कत्ल हो गया है। वही कैबी बिल्कुल टूट जाती है। जिनसुक सन्स टाइम में टेक्निकल ऑफिसर थी जब ये वो कैबी को वहाँ आके संभालती है, और वो कहती है कि इसका सलूशन निकालना पड़ेगा। कैबी का मानना था कि हार्पर का कर्ज खत्म करने के लिए हार्पर को टाइम लूप से हटाना पड़ेगा। कैबी जाती है मोर्ग, वहाँ कैबी को मिलती है आयरस। कैबी को ऑफिस से पता चलता है कि डैन ने कुछ चुराया था। कैबी आयरस को कन्विंस करती है कि उसे डैन के स्टाफ चेक करने दे, जिस पर आयरस रूम से बाहर चली जाती है। कैबी डैन के स्टाफ चेक करती है। डैन के वॉलेट में वही ओल्ड वुमेन के हस्बैंड की फ़ोटो होती है और उस पर उसी मिस्टीरियस घर का एड्रेस होता है। कैबी वहाँ जाती है और विंडो तोड़कर उस घर में चली जाती है। जब हार्पर घर में आता है तो टीवी पर क्लैरा की वीडियो टेप प्ले होती है। कैबी वहाँ हार्पर पर अटैक करती है। अब कैबी इस घर की पावर को समझ गई थी और वो इसका पूरा फ़ायदा उठाती है। हार्पर बिल्कुल कैबी को मार ही देता है, लेकिन लास्ट क्लाइमेक्स में कैबी हार्पर के गले में नाइफ घुसा देती है और वहीं सीन ब्लैक आउट हो जाता है। सीन मूव होता है, क्लैरा की परफॉर्मेंस ख़त्म होती है और वो ग्रीन रूम में जाती है। वहीं हार्पर उसे सब बातें झूठ बोलता है पेरिस के बारे में, लेकिन क्लैरा को हार्पर की सारी बातें याद होती हैं, क्योंकि पता नहीं हार्पर कितनी बार ये बातें क्लैरा को कह चुका होता है। अब हार्पर अकेला जाता है ओल्ड वुमेन के घर पर। वहाँ डिजिटल वॉच बेड पर पड़ी होती है और ओल्ड वुमेन के हस्बैंड की फ़ोटो बेड के पास गिरी हुई होती है। ऐसा लग रहा था कि कोई सोच चाहती है कि हार्पर मिस्टीरियस हाउस में जाए। जब हार्पर और लियो वहाँ जाते हैं, उधर कैबी होती है और वो हार्पर के शोल्डर पर शूट करती है। लियो वहाँ से भाग जाता है और कैबी को मालूम था कि हार्पर एक सीरियल किलर बन जाएगा। अगर वो उसे मार देती तो टाइम लूप खराब हो जाता और सब कुछ पहले जैसा नहीं होता। कैबी का कहना था कि अब वो हार्पर की लाइफ को कंट्रोल कर सकती है। हार्पर डर के मारे घर से बाहर भागता है और उसके आसपास की चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई थी। इस तरह जूलिया भी जिंदा थी, जिनसुक वापस से कीनोट स्पीकर बन गई थी और डैन भी जिंदा था, लेकिन उसे कैबी याद नहीं थी। अब कैबी उसी मिस्टीरियस हाउस में रह रही थी ताकि हार्पर जैसा कोई और इंसान उस घर का मिसयूज़ ना कर सके। दी एंड।